Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. Subject is science and the topic that we are discussing today is the arrangement of electrons in the orbits. ऑर्बिट हम ऐसे देख चुके क्लास में क्या होता है, आपका बीच में जो ये डार्क सर्कल दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस एंड अराउंड इसके जो रिंग्स आ रही सारी क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं. और इन ऑर्बिट्स में कौन रहता है, कौन लाई करता है, इलेक्ट्रॉन रहता है. थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, कौन रिवॉल्व करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस. इनके नाम हम कल देख चुके हैं. N1 से लेकर आगे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4 आगे भी चलता जाता है ये. ठीक है, या फिर इनके आप नाम देखना चाहो तो क्या बोलते हैं, K, L, M, N, और ये भी आगे कंटिन्यू होता जाएगा. आज हमें बात करनी है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता कैसा है. तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस जो भी एटम आपका है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने. लेट्स से अगर हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है. हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है 2n². 2n² में n जो है आपका वो रिप्रेजेंट करता है दैट सेल. तो अगर n1 है, मतलब अगर आपका K सेल है तो n कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा. ठीक है, n यहाँ 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज 2. तो K सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2. सिमिलरली आप अगर L के लिए निकालोगे तो n2 पुट करोगे, 2² दैट इज 4 एंड 4 × 2 दैट इज 8. नेक्स्ट 18 और लास्ट आता है 32 और आगे ऐसे काउंट होता जाता है. लिखा ना एंड सो ऑन, दैट मीन्स के ऐसा ही आगे कंटिन्यू होता जाएगा. ध्यान रखना कि इनकी कैपेसिटी है. ऑब्वियसली बात है, आपके पास में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो आप 8 तो पुट नहीं कर सकते ना. तो दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट. हमने एग्जांपल लिया था 4 इलेक्ट्रॉन्स का. 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हैं तो हम स्टार्ट करेंगे. हमारी बेसिक जो सेल होती है कौन सी, K. तो K में आप कौन से इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दोगे, 2. हमने 2 क्यों पुट करेंगे क्योंकि K की कैपेसिटी कितनी है, 2 पुट हो गए, 2 हो गया रिमेनिंग. तो आप इसके 2 अगले वाले सेल में जो भी है आपके पास में वो पुट कर सकते हो. तो यहाँ पर फुल इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाएंगे. ध्यान रखना एक चीज़, जब तक आपकी जो इनर सेल है, इनर ऑर्बिट है, वो कम्प्लीटली फिल नहीं होती अप टू द कैपेसिटी, आप अगले सेल में नहीं मूव करोगे. ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास में अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, 2 इसमें पुट कर दिए. नेक्स्ट कितने इसमें आ जाएंगे, अगले वाले में 8 आ जाएंगे. 1 ये हो गया, फिर 8 यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. लेकिन हमारे पास टोटल 16 है तो कितने हो गए, 2. फिर नेक्स्ट होगा 8, मतलब हमने 10 इसके अरेंज कर दिए. अभी भी 6 कितने बाकी हैं इसके अंदर. तो अगले वाले में, लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे. एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. आप आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी अरेंज नहीं करोगे. ठीक है, अब इसमें ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि सर अगर मान लो M हमारे पास शेल है जिसकी कैपेसिटी 18 है ना. ऑब्वियसली इसकी जो कैपेसिटी है वो 18 है, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट सेल काउंट हो रहा है तो उस केस में हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 8, और जितने बचेंगे वो किस में जाएंगे, फिर N में जाएंगे. ठीक है, ये कुछ अरेंजमेंट आपकी स्क्रीन पर आपको शोन है. सबसे पहले अगर आप हाइड्रोजन देखो तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं. 1 डायरेक्टली पुट कर दिया. हीलियम में होता है 2 पुट कर दिया. लिथियम के अंदर आपके होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपने क्या करा है, बीच में जो डार्क सर्कल दिख रहा है वो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस है. ध्यान रखना, जो ये रिंग बन रही है साइड में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगली वाली में कितना, 1 कर दिया. ऐसे ही आप सारे अरेंजमेंट देख सकते हो. लास्ट आपके पास में जो AR लिखा हुआ ऑर्गन है वो देखना. ऑर्गन में आपको क्या कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस, फिर बाद में जो नेक्स्ट सेल आती है कौन सी आती है, K में पुट करे 2, फिर आता है L में पुट करे 8 और अगला आता है M में भी कितने पुट कर दिए, 8. ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें जो ये फर्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियस, और ये सेकंड वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, जो थर्ड पॉइंट था हमारा, इनर मोस्ट या फिर जो इनर रिंग होगी आपके पास, इनर शेल होगा, वो अपनी कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं लेगा। आप आपकी नेक्स्ट सेल में तभी मूव करोगे जब तक वो फिल नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे मूव करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी को मैं लास्ट चैप्टर जो था उसमें डिटेल में समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि जो भी आपके पास एटम है वो चाहता क्या है, अल्टीमेटली स्टेबल होना, ठीक है। यहीं पर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं इस लिथियम का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो लिथियम में आपको दिख रहा है साफ साफ कि जो आउटर मोस्ट आपके सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ एक है, लेकिन आ कितने सकते हैं यहाँ पर, 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो कितने और बाकी है, +7 और बाकी है अभी, और आने चाहिए इसके अंदर से। एक्स्ट्रा नहीं है इसलिए मैंने कितने लिख दिया, प्लस लिख दिया। एक्स्ट्रा होता तो माइनस करना होता है, मैं लिखता क्या, -7, ठीक है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना रहता है उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन आप देखो, अगर मैं ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको रिमूव कर दूँ, मतलब -1 कर दूँ, तो कितना हो जाएगा ये आउटर मोस्ट जो शेल है वो हट जाएगी, और जो इनर रिंग है वो क्या बचेगी, अब आउटर मोस्ट, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अल्टीमेटली कोई भी आइटम हो आपके पास में चाहता क्या है, स्टेबल होना। तो स्टेबल होने के लिए या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या फिर शेयर करेगा। शेयर करेगा मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल बॉन्डिंग। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में शेयर हो रहे हैं वो क्या होगा, उस आइटम के लिए वैलेंसी होगा, ठीक है। अभी हमने देखा भी था कि आउटर मोस्ट जो आपका सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑक्टेट रूल। ये नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विच आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड द वैलेंसी। अभी हमने देखा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। आपकी स्क्रीन पर कुछ आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स गिवन है अलग अलग आइटम के लिए। हाइड्रोजन के लिए होता है 1, हीलियम के लिए होता है 0। क्यों, क्योंकि अपने आप में स्टेबल है, खुद भी देख सकते हो। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में आते हैं, 2 ही आने चाहिए थे, तो ये क्या होगा, स्टेबल। सिमिलरली आर्गन के लिए जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट फुल है, एग्जैक्टली फुल है, ऑलमोस्ट क्या, ठीक है। वैसे भी ये आपकी नोबल गैसेस है, और नोबल गैस हम देख भी चुके हैं केमिकली इनर्ट होती है, मतलब रिएक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। देखो एटॉमिक नंबर है वैसे काफ़ी इजी, इसको Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर एक्चुअली शोज द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन दैट इज ऑक्यूपाइड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी आपके पास प्रोटॉन होंगे उसको आप किससे डिनोट करोगे, एटॉमिक नंबर से, और उसको अल्फ़ाबेटिकली Z से डिनोट किया जाता है। आप अगर एग्जांपल देखना चाहो तो हाइड्रोजन में होता है 1 प्रोटॉन, तो वो कहाँ पर आता है, Z1, ठीक है। Z6 किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कार्बन को, क्योंकि उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। किसी भी एटम के अंदर जो भी आपका एटम है वो न्यूट्रल होता है। नॉर्मल केसेस में न्यूट्रल होता है, लेकिन जब तक वो आयन के फॉर्म में ना जाए उसके पहले तो हमें उसको न्यूट्रली काउंट करना है। न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। पॉजिटिव कौन, प्रोटॉन, तो जितना प्रोटॉन उतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और सिमिलरली उतना ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को 0 से लिखा है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। वैसे उनके अल्फ़ाबेटिकली P से, और इलेक्ट्रॉन को E से, और न्यूट्रॉन को N से डिनोट किया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप यूँ भी कह सकते हो कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर ये तीनों प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, आपकी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है, जिसको हमने Z से रिप्रेजेंट करा था, प्लस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन दैट दी एटम हैज़ इज इक्वल्स टू दी मास नंबर ऑफ दैट एटम। ओके, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने अभी कार्बन का एग्जाम्पल लिया था, कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन, ठीक है, और सिमिलरली होते हैं 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 12। तो 12 क्या हो जाएगा आपका मास नंबर, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी था। आप वैसे जनरली क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है या फिर जो भी आपका एटॉमिक नंबर है उसको 2 टाइम्स कर सकते हो। ध्यान रखना ये हमेशा इम्प्लाई नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये ऑलवेज
अप्लाई नहीं होती, लेकिन जनरल केसेस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आपका जो भी एटॉमिक नंबर है उस एटम का, उसको आप इंटू 2 करोगे तो उसका मास आ जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम हम लेते हैं, मोलर वेट जो रहता है कितना रहता है 12 ग्राम, वो ऐसे ही याद रखा जा सकता है। क्योंकि जब आपकी टेबल देखोगे तो इसमें जो भी आपके पास नंबर है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आप सभी को इसके इंटू 2 करते जाओ, आपको इनका जो मास है वो दिख जाएगा। अब जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन इसका वेट हम कितना रहता है 23, ठीक है। अब 11 इंटू 2 करो कितना होता है 22, तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल गया ना। ये ऐसे ही याद किए जाते हैं, तो आपको इनको एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो आपको वेट याद रखने में काफ़ी आसानी रहेगी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, अगर आपके पास में कोई आइटम है, लेट्स से वी हैव सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, कैपिटल N और स्मॉल a। एटॉमिक नंबर कितना होता है Na का, भी हमने लिखा होता है 11। अच्छा, इसको नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको यहाँ लिखते हैं डाउनलोड साइड में सबस्क्रिप्ट में, यहाँ लिखेंगे 11, और जो इसका वेट है कितना 23, इसको कहाँ लिखेंगे यहाँ पे ऊपर। तो ऐसे कोई आइटम आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल नाइट्रोजन का गिवन है, नाइट्रोजन में N कैपिटल सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, नाइट्रोजन को। 7 होता है उसका एटॉमिक नंबर जो कि लिखा है डाउन साइड, और जो 14 इसका मास नंबर होता है लिखा है अपवर्ड साइड। ध्यान रखना विदाउट एनी यूनिट लिखना है। तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इंटरेस्ट आपका कम होता जा रहा है। आपके इंटरेस्ट पर ही गाड़ी चलेगी, तो जितना आप इंटरेस्ट शो करोगे उतने ही आपकी अच्छे कंटेंट आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। आज के लिए आपका सेम टास्क है, आपको वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपका नाम लिखना है, प्लस आपकी कोई हॉबी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखनी है, कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।